नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18। लॉकडाउन 2 डे 11। रोटी की कीमत क्या है और खुली हवा में सांस लेना क्या होता है, अपने घर पे पहुंचने के बाद घर वालों के साथ रहना क्या होता है, यह सिखा रहा है लॉकडाउन। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से गरीबों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, लेकिन इस दौरान सिरसा की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें अन्न की बेकदरी की जा रही है। कौन है ये लोग और क्यों अन्न की बेकदरी हो रही है, इस रिपोर्ट में जरा आप देखें। सिरसा हरियाणा 2 बोरे भरे हुए हैं। कहते हैं जब इंसान का पेट भर जाता है तो अपनी औकात को भूल जाता है। ये तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। कोरोना और लॉकडाउन के बीच गरीब 2 वक्त की रोटी के मोहताज हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोटी की बेकदरी कर रहे हैं। तस्वीरें सिरसा की हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। साइकिल पर रखी हुई इस बोरी में रोटियां हैं जो जरूरतमंद और भूखे पेट में जाने की जगह कबाड़ियों को बेचने के लिए जा रही हैं। यानी अन्न का अपमान के साथ साथ इन रोटियों का व्यापार हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो सिरसा की एक समाजसेवी संस्था के साथ जुड़े लोगों ने बनाई जो रोजाना भूखे और जरूरतमंद लोगों तक रोटी पहुंचाते हैं। क्या है इस वीडियो का सच? वीडियो बनाने वाले समाजसेवी संदीप सैनी की जुबानी ही सुनिए। 2 बड़े बड़े बोरे भरे हुए हैं, ठीक है। वो तो एक कबाड़ी है, शहर में मुझे सुनने में आया 3 से 4 ऐसे कबाड़ी हैं जो कि भरे भरे बोरे, जो ये जो गरीब तबका, अब मैं XYZ कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि कौन उनको बेच रहा है, उसका जो रोटी का इतना दुरुपयोग हो रहा है, जो कि अन्न जो अनाज जो पेट में जाना चाहिए वो कबाड़ी उसको मार्केट में बेच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सिरसा की एक संस्था की तरफ से दूसरी संस्थाओं को लंगर मुहैया करवाया जाता है जो आगे जरूरतमंद और गरीबों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ दिनों से देखने में आया इस रोटी का दुरुपयोग हो रहा है, यानी जरूरतमंद तक पहुंचने की जगह ये रोटियों की बर्बादी और व्यापार किया जा रहा है। ये खाने की व्यवस्था हमने इसलिए करी थी कि जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो गरीब आदमी हैंड टू माउथ है, जो सुबह कमा के शाम को खाता था, उनके जो रोजगार बंद हो गए, उनका साधन नहीं रहा खाने का, उन लोगों को हमने सुविधा दी थी भी उन लोगों को खाने के कारण कोई आदमी भूखा ना सोए। परंतु कुछ लोग अगर इस तरह की हरकतें करते हैं तो ये बहुत ही बुरी घटना है और बहुत ही बुरी बात है। उधर इस वीडियो के बाद प्रशासन भी अचंभे में है। अलग अलग संस्थाओं को आदेश दिए गए हैं कि हर कोई अपने स्तर पर अन्न की बर्बादी के ऊपर नजर रखे और अगर कोई खाने की बर्बादी करता हुआ देखा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मेरी संस्थाओं से यही अनुरोध है कि जहां जरूरतमंद है उन्हीं को वो राशन वितरित करें, जो वेस्टेज है वो ना करें। और लोगों से भी यही अपील है कि जब उनको ज़रूरत है वही लें और जो वेस्टेज ना करें। अगर कोई वेस्टेज करता पाएगा तो उनके अगेंस्ट हम कार्रवाई करेंगे। हमारे देश में रोजाना लाखों लोग भूखे पेट सो जाते हैं, लेकिन अब लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से इनकी संख्या कहीं ज्यादा होगी जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही। ऐसे में सिरसा की ये वीडियो बेहद शर्मनाक है। हमारे धर्म में भी अन्न को भगवान का रूप बताया गया, लेकिन इस भगवान के रूप में अन्न का अपमान कर रहे लोगों पर अब एक्शन तो होना ही चाहिए। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज 18। तो रोटी के लिए कुछ लोग तरसते दिख रहे हैं और कुछ लोग रोटी का अनादर कर रहे हैं। बहरहाल कुछ लोग अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं। लॉकडाउन के बीच कुछ प्रवासी मजदूर अब भी पलायन की कोशिश कर रहे हैं और इसे लेकर अब हरियाणा और पंजाब पुलिस में ठन चुकी है, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने भी सख्त एक्शन लेने का दावा किया है। लॉकडाउन का मतलब है कि जो जहां है वहीं रहे, एक से दूसरे स्थान पर जाकर संक्रमण के खतरे को ना बढ़ाए। लेकिन इसके बावजूद कुछ प्रवासी मजदूर ट्रक में छिपकर पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करने की कोशिश में थे, जिसे हरियाणा पुलिस ने पहले ही काबू कर लिया। इसके साथ मामले में पंजाब पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए।
जो सामान था, वो सामान डब्बे जब हलचल हुई तो उसके पीछे देखा गया तो 15 से 16 आदमी उसमें थे। क्योंकि उस ट्रक के सारे कागजात ठीक थे तो उसको वापस भेज दिया गया। लेकिन इस चीज़ का जो है वो उच्च अधिकारियों को बताया गया है कि ऐसे ऐसे मूवमेंट जो है ट्रकों में छुपा कर आगे डब्बे रखकर एम्बुलेंस के अंदर। इस पूरे मामले की रिपोर्ट डीसी की तरफ से गृह मंत्री अनिल विज को भी दी गई, जिस पर विज ने गंभीरता दिखाई और कहा कि किसी भी सूरत में मजदूरों का पलायन नहीं होने देंगे। मामले में हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब और राजस्थान के डीजीपी से भी बात की। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पंजाब बॉर्डर पर, राजस्थान बॉर्डर पर पकड़े गए हैं। हम किसी भी हालत में इनको इजाज़त नहीं देंगे और हमने कहा है कि सारे ऐसे जो गाड़ियां पकड़ी जाएं या एम्बुलेंसेस पकड़ी जाएं, बहुत बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेस भी आ रही हैं, वो हमने इम्पाउंड की हैं और हम सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी को हम अपनी सीमाओं के अंदर आने नहीं देंगे। सवाल ये कि क्या पंजाब से जानबूझकर मजदूरों का पलायन करवाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी फर्जी एम्बुलेंस और पास लेकर लोगों ने पंजाब में मूवमेंट की खबरें आई, लेकिन पंजाब पुलिस को कोई खबर नहीं। वहीं अब जिस तरीके से डिब्बों में छिपकर मजदूर पंजाब से हरियाणा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उससे पंजाब पुलिस की कार्यशैली और नीयत पर सवाल जरूर उठे हैं कि जिन मजदूरों को हरियाणा पुलिस ने ट्रक से ढूंढ निकाला, वो आखिर पंजाब पुलिस से कैसे बच निकले। अंबाला से कृष्ण बाली, न्यूज़ 18। लॉकडाउन के बीच शिमला से कश्मीरी मजदूर अपने घरों के लिए रवाना हुए। हालांकि इस दौरान इन्हें घर जाने के लिए प्रशासन से मंजूरी के अलावा कोई मदद नहीं मिली और ये मजदूर अपने पैसे खर्च करके बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बसों में रवाना होकर घर पहुंचे। ये तस्वीरें शिमला के लक्कड़ बाजार की है। शुक्रवार रात 10 बजे जब यहाँ लोगों की ये भीड़ नजर आ रही थी, उस दौरान भी देश के साथ साथ हिमाचल में लॉकडाउन है। इसके साथ ही मौजूद है कोरोना संक्रमण का खतरा। लेकिन ना इन कश्मीरी मजदूरों को इस बात से मतलब और ना ही शिमला में प्रशासनिक अधिकारियों को। तभी तो कश्मीरी मजदूर सैकड़ों की संख्या में यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें प्रशासन की तरफ से घर जाने की इजाजत तो मिली, लेकिन वो भी अपने खर्च पर और अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद संभालने की शर्त पर। प्रशासन से इजाजत मिलने के बाद लक्कड़ बाजार से करीब 6 निजी बसें रवाना हुई और रात के 10 बजे इनमें करीब 168 कश्मीरी मजदूर रवाना हुए। एक तरफ रमजान महीने में इन मजदूरों को घर जाने की खुशी थी, दूसरी तरफ पिछले करीब 1 महीने से लॉकडाउन की वजह से कामकाज ठप होने की चिंता इनके चेहरों पर साफ नजर आती है। लेकिन सवाल प्रशासन से जरूर है कि आखिर इस तरह इन मजदूरों को इनके हाल पर छोड़ देने का मतलब क्या है। क्यों प्रशासन इनकी सुध नहीं ली। रेशमा कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 शिमला। इसी बीच यमुनानगर से राहत की खबर भी सामने आई, जहां शेल्टर होम में रहने वाले मजदूरों को 1 महीने बाद यूपी और बिहार में उनके घर भेजा गया है। हिमाचल और हरियाणा के ये मजदूर करीब 1 महीने से शेल्टर होम में रह रहे थे और अब कोरोना संक्रमण का खतरा ना होने पर प्रशासन ने इन्हें घर भेजने का इंतजाम किया। ये तस्वीरें एक तरफ राहत भरी हैं, दूसरी तरफ प्रशासन पर सवाल भी उठाती हैं। दरअसल ये वो प्रवासी मजदूर हैं जो यूपी और बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन हरियाणा और हिमाचल के अलग अलग जिलों से यमुनानगर पहुंचे थे। लॉकडाउन की घोषणा के बाद पैदल चलकर बॉर्डर पर पहुंचे इन मजदूरों के लिए यहीं शेल्टर होम में व्यवस्था की गई। इनके खाने और रहने का इंतजाम हुआ और करीब 1 महीने बाद अब जब सभी स्वस्थ हैं तो सबके स्वास्थ्य को एक बार फिर जांचा गया और इन्हें घर भेजा गया, जिससे मजदूर बेहद खुश हैं। 1 महीने से फंसे थे, अभी घर जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। 29 तारीख को आए, अभी बहुत अच्छा लग रहा है घर जा रहे हैं। मतलब सब कुछ अच्छा था, रहने सहने का भी, खाने पीने का भी बहुत सब कुछ अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी वाली बात भी नहीं थी। 3 तारीख से आए थे, क्या नाम की 24 तारीख हो गया। कुछ दिनों के बाद घर जाना हो रहा कि घर वालों से मिले जाके सबसे अच्छा लगा। कितने दिनों से परेशान थे आप यहाँ पे? यहाँ पे तो सर बहुत दिनों तक परेशान थे, जीव से फंसे थे लॉकडाउन में, जीव से ही परेशान थे। एक तरफ इन मजदूरों ने राहत की सांस ली, लेकिन दूसरी तरफ चिंता की बात ये
कि इस मौके पर प्रशासन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, जिसका बार बार प्रधानमंत्री से लेकर स्वास्थ्य विभाग आह्वान कर रहा है। सवाल ये कि आखिर कब हम अपने व्यवहार में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग को शामिल कर पाएंगे। बहरहाल अभी लॉकडाउन है, लेकिन आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन खुलेगा तब भी कोरोना से हमारी जंग जारी रहेगी और उसे जीतने के लिए सिर्फ प्रशासन को नहीं बल्कि हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई के साथ मास्क का प्रयोग करना अपनी दिनचर्या में शामिल करना ही होगा। तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 18 यमुनानगर। और अब खबर नूह से है। नूह में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में कमी आई। वहीं इस बीच जिले के अलग अलग गांव में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर्स में अपना वक्त पूरा कर चुके 82 लोगों को उनके घर भी भेज दिया गया। हालांकि इन सेंटर्स में बाहरी राज्यों के कुछ लोग अब भी मौजूद हैं, जिनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका है, लेकिन इन्हें घर भेजने को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। रमजान का महीना शुरू होते ही नूह से राहत की खबर सामने आ रही है। पिछले कुछ वक्त के मुकाबले जहां अब कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हुई, वहीं क्वारंटाइन सेंटर पर रखे सैकड़ों लोगों में से 82 लोगों को उनके घर भेजा गया। क्वारंटाइन यानी एकांतवास का वक्त पूरा कर चुके इन लोगों में 65 लोग नूह से, जबकि 17 दूसरे राज्यों से थे, जिन्हें घर भेजने के लिए प्रशासन ने बस व अन्य वाहनों का इंतजाम किया। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का टाइम पूरा होने के बाद अब होम क्वारंटाइन के लिए उनके संबंधित जहाँ भी घर हैं वहाँ भेजा जा रहा है। तो उसके लिए बसों की व्यवस्था है, वो बसें लोगों को घरों पर छोड़ के आ रही हैं। वहाँ बाहर होम क्वारंटाइन का स्टिकर भी लगाया जा रहा है ताकि सभी को पता रहे, और पुलिस की टीम साथ जा रही है। जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ के जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, साथ ही साथ जो इनकी हेल्थ रिलेटेड सूचना है क्वारंटाइन का टाइम पूरा होने के संबंध में, उनका आज जो हेल्थ चेकअप हो रहा है भेजने से पहले, वो सारी सूचना कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ जो CMOs हैं उनको पास ऑन की जा रही है। आपको बता दें कि नूह के सालूहेड़ी, फिरोजपुर नमक, मालव गांव में ये क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां तबलीगी जमात से लौटे लोगों के रहने का इंतजाम हुआ, जिनमें से अपना वक्त पूरा करने के बाद 82 लोग अपने घर पहुंचे, जबकि सैकड़ों लोग अब भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने अपना तय वक्त पूरा कर लिया है। लेकिन ये लोग दूसरे राज्यों और विदेश के रहने वाले हैं और इनके बारे में प्रशासन या सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं किया। उधर प्रशासन का कहना है कि जल्द ही जिन सेंटर्स पर ज्यादा लोग मौजूद हैं उन्हें दूसरे सेंटर्स में भेजा जाएगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ही इन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, ताकि इनके परिवार तक संक्रमण का खतरा ना पहुंचे। नूह से कासिम खान, न्यूज़ 18। ये भी सच है कि कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को लेकर ज्यादातर लोग अपने बच्चों के लिए बेहद चिंतित है। दुनिया भर के आंकड़ों को देखें तो ये वायरस हर उम्र और हर व्यक्ति के लिए चिंता का सबब है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कहर बरपाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए कितना खतरनाक कोरोना वायरस। बड़ा मजा आ रहा है। कोरोना के असर से कोई अछूता नहीं है। इसका कहर दुनिया भर में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना से जुड़े तमाम सवालों के साथ एक सवाल ये भी है कि क्या कोरोना बच्चों के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए। अभी तक हुई रिसर्च के आधार पर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बच्चों पर भी कोरोना का असर होता है, लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं होता जितना बाकी लोगों पर। बच्चे कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, 5 साल से छोटे बच्चे भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने 20 फरवरी तक करीब 72,314 कोविड-19 पीड़ितों का डाटा इकट्ठा किया, जिसमें मात्र 2% लोग 19 साल से कम उम्र के थे। इसी तरह 508 कोरोना पीड़ितों पर अमेरिका ने एक स्टडी की थी, जिसमें एक भी बच्चे की मौत कोरोना से नहीं हुई थी। ये आंकड़े बड़ी राहत की बात है। महामारी विशेषज्ञ भी ये देखकर हैरान हैं कि बच्चों पर कोरोना ज्यादा असर नहीं डाल रहा। बहुत से देशों में अभी तक उन्हीं लोगों का टेस्ट किया जा रहा है जिनमें कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं, और इनमें बच्चों की संख्या बहुत ही कम या यूं कहीं कि ना के बराबर है। बच्चों में कम संक्रमण के मामलों के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है।
इन मुश्किल हालातों में बच्चों का ध्यान रखना जरूरी है। बुजुर्ग और गंभीर बीमार लोगों पर कोरोना ज्यादा असर करता है, बच्चों पर कम असर करता है। अभी तक जितनी रिसर्च हुई है वो सभी ये इशारा करती है कि वयस्कों की तुलना में बच्चों पर इस वायरस का असर कम होता है। उनमें वायरस के लक्षण भी कम ही सामने आते हैं। कोविड-19 को लेकर बच्चों पर की गई रिसर्च के डेटा से पुष्टि होती है कि कोरोना संक्रमित आधे से ज्यादा बच्चों में बहुत ही मामूली लक्षण नजर आते हैं, जैसे कि उन्हें बुखार, खांसी, गले में जलन, नाक बहना और बदन दर्द की शिकायत होती है, जबकि 1/3 बच्चों में निमोनिया, सांस लेने में परेशानी और बार बार बुखार की शिकायत होती है। बहुत ही कम बच्चों में मुश्किल से सांस लेने की शिकायत देखने को मिलती है। यही वजह है कि बच्चों में कोरोना के लक्षण वयस्कों जैसे नजर नहीं आते और न ही उनमें ये वायरस मौत की वजह बनता है। लेकिन अभी इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोरोना वायरस नया है। इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए रिसर्च की जा रही है। बहरहाल अब तक जो रिसर्च हुई है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस को शरीर में पहुंचकर एक्टिव होने के लिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की जरूरत होती है और बच्चों के लोअर एयरवेज यानी फेफड़ों में उनके ऊपर एयरवेज यानी नाक, मुंह, गले के मुकाबले कम होता है। इसलिए बच्चों में ये वायरस इन्हीं इलाकों में अपना असर दिखाता है। एक वजह यह भी है कि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता लगातार बढ़ती रहती है। खासतौर से जो बच्चे प्ले स्कूल, नर्सरी में जाते हैं वो हर समय सांसों के तरह तरह के वायरस का सामना करते रहते हैं। उनका शरीर खुद ही उन वायरस से लड़ने की क्षमता पैदा करता रहता है। इसीलिए कई मायनों में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता वयस्कों की तुलना में बेहतर होती है। हमारा शरीर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए खुद भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेता है। इसलिए भी कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद बच्चों में वो स्थिति पैदा नहीं हो पाती जो कि हम बड़ों में देखते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को जन्म देता है। जाहिर है ये गर्भ में पल रहे बच्चे को भी प्रभावित करेगा। इसकी वजह से गर्भपात हो सकता है, बच्चे की वृद्धि पर असर पड़ सकता है या समय से पहले बच्चा पैदा करना पड़ सकता है। हालांकि अभी तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। कुल मिलाकर डर से अच्छा है सावधानी बरतें, बच्चों का खास ख्याल रखें, उनके हाथ बार बार धोएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जैसे जैसे कोरोना देश में पांव पसार रहा है, देशवासी भी उसी तेजी से कोरोना की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। फतेहाबाद में अब कोरोना के संघर्ष में एनजीओ अपना योगदान दे रहे हैं और लोगों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने में मदद कर रहे हैं। कोरोना को हराना है तो हम सबको अपना अपना योगदान देना होगा। इस बात को फतेहाबाद में प्रशासन की तरफ से पुख्ता तौर पर साबित किया जा रहा है। दरअसल प्रशासन ने यहां एनजीओ की मदद लेकर लोगों तक मास्क और सैनिटाइजर पहुंचाने की पहल की। एनजीओ की तरफ से नो लॉस नो प्रॉफिट आधार पर मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और इसके लिए शहर के चौक चौराहों पर स्टॉल लगाकर लोगों को तय कीमत पर मास्क और सैनिटाइजर मिल पा रहे हैं। ये कदम जिला प्रशासन द्वारा उठाया गया बहुत ही सराहनीय कदम है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा मास्क बनाए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पर इसको जो है यहाँ बेचा जाएगा। इसमें एक तरह से मास्क की अवेलेबिलिटी जो है आम लोगों के लिए जो कि रोड पर अपने आवश्यक कामों के लिए निकलते हैं उनको आसानी से उपलब्ध हो सके। उसके साथ साथ आप जैसा देख सकते हैं सैनिटाइजर्स भी रखे हुए हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा बनाए जा रहे हैं। प्रशासन और एनजीओ की इस कोशिश का फायदा शहर के आम लोगों के साथ साथ मंडियों में पहुंच रहे किसानों को भी मिल रहा है। इसके साथ ही लोगों को लॉकडाउन का पालन करने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के साथ साथ साफ सफाई के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है ताकि सब एक साथ मिलकर कोरोना को हरा सकें। जसपाल सिंह, न्यूज़ 18 फतेहाबाद। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है और अब बाजार में मास्क की डिमांड बढ़ने लगी है, तो ऐसे में लोगों ने घरों में ही मास्क बनाना शुरू कर दिया। करनाल से जो कहानी सामने आई वो बेहद रोचक है। करनाल में 92 साल की एक महिला ने सैकड़ों मास्क तैयार किए। इस बुजुर्ग ने ये मास्क तैयार किए और उन्हें जरूरतमंदों में बांटा भी। करनाल की बुजुर्ग महिला की हिमाचल के मनाली में भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने मास्क तैयार किए। रिपोर्ट देखिए। बानवे साल की विद्यावंती अपनी 76 साल पुरानी सिलाई मशीन से मास्क तैयार कर रही हैं ताकि जरूरतमंद लोगों तक मास्क पहुंचाए जा सके।
जैसे ही देश को लॉकडाउन हुआ, विद्यावंती का परिवार इस नेक काम में जुट गया। बेटा, बहू और पोते पोतियां खाली समय में मास्क तैयार करते हैं। विद्यावंती छड़ी के सहारे चलती है, आंखों से भी कम दिखाई देता है। बावजूद इसके इनके जज्बे में कोई कमी नहीं है। ये परिवार अब तक सैकड़ों मास्क तैयार कर चुका है और जरूरतमंदों तक बांटे भी जा चुके हैं। सबसे प्रथम क्या है, हमारी राष्ट्र सेवा। अगर हम राष्ट्र सेवा कर सकते हैं, अगर विपत्ति के समय हम काम नहीं आए तो फिर क्या फ़ायदा। और संयोगवश अब छुट्टियां हैं, कोई स्कूल कॉलेज नहीं लगे, बच्चे भी घर थे। हम इससे मास्क बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम फैमिलीज़ में बांट सकें, और स्पेशली हम उन लोगों को ये देंगे जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मार्केट से मास्क खरीदना। हम फैमिली में प्योर कॉटन के ही मास्क बना रहे हैं। उधर हिमाचल के मनाली की महिलाएं भी इस नेक काम में भागीदारी दिखाने में पीछे नहीं हैं। महिलाएं रोजाना सैकड़ों मास्क तैयार करके गांव-गांव में जाकर जरूरतमंदों और कोरोना योद्धाओं को बांट रही हैं। हम लोग 18 मेंबर है अभी जो ये मास्क बना रहे हैं, तो ये हमारे को पंचायत की तरफ से कपड़ा दिया गया। ये हम पूरे गांव में बांटेंगे, अपने गांव में इधर चिचोगा में। हमने इससे पहले भी जो प्रवासी मजदूर थे उनको भी हम लोगों ने राशन दिया है। कोरोना से बचना है तो मास्क पहनना जरूरी है ताकि जानलेवा वायरस को फैलने से रोका जा सके। न्यूज़ 18 आपसे ये अपील करता है कि जब भी घरों से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। करनाल से हिमांशु नारंग और मनाली से सचिन शर्मा, न्यूज़ 18। कोरोना संकट के बीच हिमाचल के कांगड़ा में नर्सरी चलाने वाले लोग परेशान हो चुके हैं। इनके फूल और पौधों के लिए खतरनाक ये दौर कहा जा सकता है। आलम ये हो चुका है कि लाखों रुपए के फूल पौधे खराब हो रहे हैं। ये लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें भी कर्फ्यू में थोड़ी ढील तो दी जाए। हिमाचल में कर्फ्यू के दौरान जरूरी सामान खरीदने के लिए समय समय पर ढील दी जा रही है। लोग भी तय समय पर नियमों का पालन कर घरों से बाहर निकलकर सामान खरीद रहे हैं। लेकिन कोरोना के संकट काल किसान और बागवान के अलावा नर्सरी चलाने वाला भी परेशान है, क्योंकि इन्हें कर्फ्यू में कोई ढील नहीं। यानी ये नर्सरी में न काम कर सकते हैं और ना ही अपने फूल और पौधों को बेच सकते हैं। आलम ये कि लाखों के पौधे और फूल मुरझा रहे हैं। इस बार लॉकडाउन मार्च में होने की वजह से बहुत सारा माल जो था बीज से तैयार किया हुआ वो सारा डंप हो गया। अभी सूखने शुरू हो गया है, कुछ हम निकाल के फेंक रहे हैं, कुछ डंप कर रहे हैं। नर्सरी मालिक सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी कर्फ्यू के दौरान काम करने में ढील दी जाए, ताकि वो भी ऐसे वक्त में अपने नुकसान को थोड़ा कम कर पाए। या बढ़ता है लॉकडाउन और हमारी सेल नहीं होती है तो हमारा समझ लो कि लाखों के हिसाब से नुकसान हो जाएगा। इसकी गिनती तो नहीं बता सकता, लेकिन बेथा लाखों के हिसाब से। तो नए सिरे से हमें जिंदगी जो है शुरू करनी पड़ेगी अगर जिंदा रहे। न्यूज़ 18 ने जब नर्सरी मालिकों की मांग पर विभाग के अधिकारियों से बात तो मालूम चला कि नर्सरी मालिकों को कर्फ्यू में तय समय पर काम करने की परमिशन है, लेकिन ज्यादा किसान इस बात से अनजान है। काम करने की इजाज़त हमने दे रखी है, अभी अपना काम वो सुचारू रूप से करें, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो गया। अब आगे के लिए इतना सा हम उनको कहेंगे कि लिमिटेड काम करें, क्योंकि ये भी पेरिशेबल चीज़ें हैं। किसान बागवानों की भलाई के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिस पर वो कृषि से संबंधित सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। कांगड़ा से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे आपको कि नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कुछ हो सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद